मैं और मेरी पत्नी ने अनजाने में दो सिस्टम हासिल किए। एक था ठंड आइस सिस्टम और दूसरा था हीट गर्म करने वाला सिस्टम। पत्नी ने मुस्कुराते हुए ठंड सिस्टम चुना और मैंने हीट सिस्टम चुना। आमतौर पर इससे बस खाना जल्दी गर्म हो जाता था, इसके अलावा इसका कोई खास उपयोग नहीं था। लेकिन किसे पता था कि एक हफ्ते बाद ही दुनिया भर में बाढ़ का प्रलय आ जाएगा। भारी बारिश और ओलों में अनगिनत लोग अपनी जान गंवा बैठे, शहर पानी में बह गए और खाने को कुछ भी नहीं बचा। ऐसे समय में मेरा हीट सिस्टम बहुत काम आया। यह न केवल पूरी बिल्डिंग का तापमान बढ़ा सकता था, बल्कि कपड़े सुखा सकता था और पानी को भाप बना सकता था, जिससे लोगों की मौतें काफी कम हो गईं। जब मेरे इस सिस्टम की खबर फैली तो देश के उच्च अधिकारियों ने मुझसे तुरंत संपर्क किया और मेरी क्षमता के जरिए पूरे देश को बचाने की उम्मीद जताई। जल्द ही मैं पूरे देश का हीरो बन गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी पत्नी, जो मुझसे जलती थी, बाढ़ खत्म होने के बाद मुझे मार डालेगी। यहाँ तक कि मेरा बेटा, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसने भी मुझ पर थूकते हुए कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरे पिता तो झाओ अंकल हैं। मरने से ठीक पहले मुझे पता चला कि मैं कई सालों से धोखा खा रहा था। तभी मुझे समझ आया कि वह भी शायद इसी दिन में वापस आया है। मैंने उसे देखा, उसने हीट सिस्टम चुना था और मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बाढ़ के समय हीट सिस्टम भले ही बहुत शक्तिशाली लगता हो, लेकिन इसकी असली कीमत जीवन की ऊर्जा होती है। हर बार इसे इस्तेमाल करने पर ऐसा लगता है जैसे शरीर के अंदर सब कुछ जल रहा हो। हीरो बनना इतना आसान नहीं होता। मैंने मन ही मन हंसते हुए सीधे ठंड सिस्टम चुन लिया। इससे मैं न सिर्फ ठंड से बेपरवाह हो गया, बल्कि पानी पर चल सकता था और पानी को नियंत्रित कर बर्फ के तीर और हथियार बना सकता था। मुझे इतनी आसानी से ठंड सिस्टम चुनते देख यान श्याओपिंग को थोड़ा शक हुआ, लेकिन जल्द ही हीट सिस्टम पाने की खुशी में वह भूल गया। अगले कुछ दिनों में घर का माहौल अजीब हो गया। यान श्याओपिंग पागलों की तरह सामान इकट्ठा करने लगा। घर की ज्यादातर बचत खर्च कर दी। वह खासकर कोयला, लाइटर और एक इन्फ्लेटेबल नाव खरीद लाया। खाने के लिए उसने सिर्फ बिस्किट और डिब्बा बंद खाना लिया और सब कुछ वैक्यूम पैक में भर दिया। वह अपने बेटे से कहता, याद रखना, दुनिया बदलने वाली है, सबसे कीमती चीज होगी हीट। और वह अपनी हथेली से आग दिखाता। बेटा भी उसकी हर बात पर हामी भरता। मैं भी खाली नहीं बैठा था। मैंने कई बार बाजार जाकर बड़े बड़े पानी के टैंक, बोतल बंद पानी साफ करने की गोलियां और मैनुअल पंप खरीदे। यान श्याओपिंग ने ताना मारते हुए कहा, इतना पानी क्यों जमा कर रहे हो? बाढ़ आने वाली है, पानी की क्या कमी होगी? मैंने जवाब दिया, पीने के लिए साफ पानी जरूरी होता है और तुम्हारा सिस्टम उसे उबालकर साफ कर देगा। वह कुछ सोचकर चुप हो गया। मैंने चुपचाप पानी स्टोर कर लिया और अकेले में अपने ठंड सिस्टम का अभ्यास करता रहा। पिछले जीवन की यादों के आधार पर मुझे पता था कि उसका साथी झाओ देकाई कौन है। मैं उसे ढूंढने गया और मौका देखकर उस पर निशान लगा दिया। आखिरी दिन हम तीनों टीवी पर खबर देख रहे थे। भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही थी। बाहर तूफान तेज होता जा रहा था। आधी रात को अचानक तेज हवा चली और जोरदार बारिश शुरू हो गई। यान श्याओपिंग आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोयला ठीक से जल ही नहीं रहा था। उसका चेहरा तनाव से भर गया। मैं जानता था कि यह कितना मुश्किल है, क्योंकि पिछले जीवन में मैं भी यही झेल चुका था। मैं धीरे धीरे उठा। ठंडी हवा अब मुझे बिल्कुल असर नहीं कर रही थी, जैसे हल्की हवा हो। न सिर्फ मुझे कोई तकलीफ हो रही थी, बल्कि इससे मेरे शरीर के अंदर की ठंडी ऊर्जा और भी ज्यादा सक्रिय हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर के हर एक कोशिका इस प्रलय के पानी से आई ऊर्जा को सांस के जरिए अपने अंदर ले रही हो। मैंने आराम से नमी भरी हवा की एक गहरी सांस ली। यान श्याओपिंग ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी बेबसी थी। उसे पता था कि मुझे न ठंड लग रही है और न ही पानी से डर है, जैसे पिछले जन्म में उसे ठंड सिस्टम मिलने पर हुआ था। इस माहौल में मैं सबसे ज्यादा आरामदायक स्थिति में था। मैंने उसकी उस कमजोर सी जलती हुई आग को देखा, जो कभी भी बुझ सकती थी। फिर उसके पीले चेहरे और कांपते हुए शरीर को देखा। मन ही मन मैंने उसका मजाक उड़ाया। बस इतनी ही क्षमता है और खुद को जू शिजू समझता है। पिछले जन्म में मैं तेरे हाथों मारा गया। सच में बेकार था मैं। मैंने खिड़की के बाहर देखा। ठंड सिस्टम के असर से मोटी बर्फ की परत मेरे लिए पारदर्शी हो गई थी। बाहर का दृश्य नरक जैसा था। मुट्ठी जितने बड़े ओले गोलों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। दूर से गाड़ियों के टकराने की आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। सड़कों पर पानी भर चुका था और कई लोग पहली मंजिल से ऊपर भाग रहे थे। प्रलय फिर से आ चुका था। मैंने उस जानी पहचानी हवा को महसूस किया और मन में सोचा, मेरी प्यारी पत्नी, मेरा प्यारा बेटा और वो कमीना झाओ देकाई, अगर इस बार मैं तुम लोगों को खत्म न कर दूं तो मेरा नाम भी लिन नहीं। मैंने दिखावे के लिए एक कंबल उठाकर उन दोनों के ऊपर डाल दिया। आखिर पिछले जन्म में मैं बहुत ख्याल रखने वाला इंसान था। फिर मैं स्टोर रूम में गया और आधा डिब्बा कोयला उठा लाया। यान श्याओपिंग ने उसे ऐसे लिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो और मुझे निर्देश देने लगा कि कोयला उसके सामने रखूं। उसने कोयले को जलाने की कोशिश की। उसी समय मैंने चुपचाप अपने आसपास की नमी को कोयले पर केंद्रित कर दिया। वह 1 मिनट से ज्यादा कोशिश करता रहा, लेकिन कोयला जल ही नहीं पाया। उसके माथे पर पसीना आ गया। यह कैसे हो सकता है? क्या मेरा सिस्टम अभी कमजोर है? बेटा उसके पास सटकर बैठा था और धीरे धीरे बोल रहा था, माँ बहुत ठंड लग रही है, आग बढ़ाओ। चुप रहो, दिख नहीं रहा मैं कोशिश कर रही हूँ, यान श्याओपिंग चिल्लाई। मैं मन ही मन सोच रहा था, यह हीट सिस्टम शरीर की ऊर्जा पर चलता है, इसलिए शरीर की ताकत ही इसकी असली क्षमता तय करती है। इस जन्म में यान श्याओपिंग मुझसे कमजोर है। मैंने देखा कि उसका चेहरा और भी सफेद पड़ रहा है। तब
तब मैंने सही समय समझकर कोयले से नमी हटा ली। अब वह लगभग थक कर चूर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसने कोयले को जला लिया और जमीन पर बैठकर हाँफने लगी। उसने सबसे छोटा ब्रेड का टुकड़ा उठाया, उसे अपने सिस्टम से नरम किया और बेटे को दिया। बेटे ने एक और लिया और मुंह बनाकर बोला, अच्छा नहीं है, स्वाद खराब है, जो मिल रहा है वही खाओ, अभी के हालात देखो। वह गुस्से में चिल्लाई। मैं एक कोने में बैठा मुस्कुरा रहा था, मन ही मन खुश था। मैंने एक बोतल पानी निकाली और आराम से एक घूंट पिया। बहुत सुकून मिला। यान श्याओपिंग ने मेरी तरफ देखा। अब उसके मन में शक होने लगा था कि शायद ठंड सिस्टम ज्यादा आसान है। पहला दिन इसी अजीब माहौल में बीत गया। यान श्याओपिंग पूरी रात आग जलाने में लगी रही, जबकि बेटा ठंड से कांपते हुए सो गया और मेरे लिए तो यह सब घर जैसा था। मैं आराम से खर्राटे मारकर सो गया। अगली सुबह माँ बेटे की हालत और खराब थी। कोयला खत्म हो चुका था और यान श्याओपिंग को अपनी शक्ति से ही थोड़ी गर्मी बनाए रखनी पड़ रही थी। माँ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे गर्म खाना चाहिए, ये बिस्कुट अच्छा नहीं है। हर बात उसे टूटने के करीब ले जा रही थी। क्या तुम चुप नहीं रह सकते? दिख नहीं रहा मैं कितनी थकी हूँ? उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो क्या करें, सब तुम्हारी गलती है। अगर बड़ा घर होता तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। बेटा भी टूटने लगा था। वह गुस्से से कांपने लगी और बेटे को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर थक कर हाथ नीचे कर लिया। उसी समय दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कोई है? दरवाजा खोलो, थोड़ा खाना दे दो, बाद में लौटा दूंगा। यह पड़ोसी था जो टैक्सी ड्राइवर था। यान श्याओपिंग ने अनसुना कर दिया। उसकी हालत खुद इतनी खराब थी कि वह किसी और की मदद नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर में आवाज बंद हो गई। बेटा भी अपनी माँ को तिरस्कार से देखने लगा। मैं यह सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। तुम जैसे लोग भी हीरो बनना चाहते हैं? तीसरे दिन दोपहर को यान श्याओपिंग ने फैसला किया कि उसे बाहर जाना होगा, या तो और सामान लाने या अपनी प्रेमिका को ढूंढने। उसने रेनकोट पहना, नाव तैयार की और कहा, मैं जा रही हूँ, तुम घर पर रहना। लिनमो, बेटे का ध्यान रखना। मैंने उसे रोकने का नाटक किया। बाहर बहुत खतरनाक है। वह बोली, घर में रहना भी मौत का इंतजार है। मेरे पास सिस्टम है, मैं कर सकती हूँ। उसका शरीर गर्मी से भर गया। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर से तेज तूफान अंदर घुसा और उसे जोर से झटका लगा। फिर भी वह बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरे चेहरे की सारी भावनाएं गायब हो गईं। मैं खिड़की के पास गया और उसे नाव चलाते हुए देखा। वह बारिश में संघर्ष कर रही थी और जिस दिशा में जा रही थी वह उसके प्रेमी का इलाका था। मैं मन ही मन हंसा। उसकी यह हालत किसी फिल्म के हीरो जैसी लग रही थी। तभी मैं सोचने लगा, दरवाजे के बाहर अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। यह नीचे की मंजिल के पड़ोसी थे जो ऊपर भागकर आ गए थे। हमें अंदर आने दो, हम नहीं बचेंगे तो तुम भी नहीं बचोगे। लीन श्याओयांग तुरंत चीख पड़ी और सोफे के पीछे छिप गई। मैं मुड़ा और उसकी ओर देखा। बिना किसी भाव के मैंने कहा, यांग यांग, पता है कैसे जिंदा रहा जाता है? वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। तभी मैंने उसके डरे हुए चेहरे के सामने दरवाजा खोल दिया। पापा, आप क्या कर रहे हैं? बाहर खड़े लोग तुरंत कुल्हाड़ी और डंडे लेकर अंदर घुस आए। मैंने तुरंत आसपास की नमी को कणों में बदल दिया और किसी को भी मौका दिए बिना हर एक को सीधा मार गिराया। फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और एक एक करके लाशों को उठाकर बाढ़ में फेंक दिया। पूरी प्रक्रिया साफ सुथरी और तेज थी। लीन श्याओयांग मुझे देखती रह गई, पूरी तरह स्तब्ध। उसकी आंखों में अब मेरे लिए भाव बदल चुके थे, हैरानी, उलझन और ताकतवर के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण। पापा, आप तो बहुत ताकतवर हैं। उसकी चापलूसी सुनकर मैं उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन मेरे मन में कोई भावना नहीं थी। तुम्हारी माँ झाओ अंकल के पास गई है, मैंने अचानक कहा। लीन श्याओयांग का शरीर सख्त हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, न नहीं, माँ शायद खाना ढूंढने गई होगी या मदद लेने। मैं हंसा। मदद? उस निकम्मे से जो खुद का पेट नहीं पाल सकता। वह चुप हो गई। मैंने भी उसे अनदेखा किया और कुर्सी पर लेट गया, मन ही मन सोचते हुए, यान श्याओपिंग झाओ देकाई के पास गया है, या तो मदद के लिए या साथ रहने के लिए, लेकिन झाओ देकाई जैसा आदमी कभी दिल से मदद नहीं करेगा। मैंने अपना हाथ फैलाया। हवा में मौजूद नमी तेजी से इकट्ठा होकर मेरी हथेली के ऊपर जमा हो गई। एक पल में ही लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, पूरी तरह पारदर्शी बर्फ का शूल मेरे हाथ में बन गया। लीन श्याओयांग की आंखें फटी रह गईं। अब उसके अंदर मेरे लिए डर और सम्मान दोनों थे। मैंने शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए या तो इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई तुम्हें छूने की हिम्मत न करे, या फिर इतनी कीमत की लोग तुम्हें जिंदा रखना चाहें। तुम्हारी माँ का रास्ता दिखने में अच्छा है, लेकिन वह अपने शरीर को जलाकर चल रहा है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और तुम? वह कुछ बोल नहीं पाई। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी समझेगी। बस बीज बोना था। मैंने आंखें बंद की और अपनी चेतना को ठंड सिस्टम में डुबो दिया। चौथे दिन की सुबह पानी का स्तर फिर बढ़ गया। जहाँ तक नजर जाती थी तीसरी मंजिल तक सब डूब चुका था। हम 16वीं मंजिल पर थे, अभी सुरक्षित थे। लीन श्याओयांग सोफे पर बैठी थी, चेहरा पीला। घर में खाना कम बचा था। यान श्याओपिंग कुछ साथ ले गया था। बाकी बिस्किट और डिब्बा बंद खाना बस 3-4 दिन ही चल सकता था। पापा, माँ कब आएगी? हमारे पास खाना नहीं है, उसने आखिर पूछ ही लिया। मैंने सोचा अब बाहर जाकर सामान लाने का समय है। मैं खड़ा हुआ, बर्फ का शूल हाथ में लिया और उससे कहा, दरवाजा बंद करके रखना, मेरे अलावा किसी के लिए मत खोलना। उसने चुपचाप सिर हिलाया। मैंने दरवाजा खोला, फिर सीधे खिड़की से बाहर कूद गया। मेरे विचार के साथ ही बारिश का पानी जम गया और मेरे पैरों के नीचे बर्फ की परत बन गई, जिससे मैं आसानी से पानी पर खड़ा हो गया। मैं धीरे धीरे सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। पहली मंजिल जरूर डूबी होगी, लेकिन इतना बड़ा स्टोर है, कुछ
चीजें जरूर बची होंगी। मैं पानी के अंदर गया। बाढ़ का माहौल मेरे ठंड सिस्टम को और भी ताकत दे रहा था। मैंने जो भी पानी से खराब न होने वाली चीजें थीं, उन्हें कपड़े और रस्सी से बांधकर पैक किया और फिलहाल वहीं जमा कर दिया। पिछले जन्म की यादों के आधार पर मुझे पता था कि झाओ देकाई पास के इलाके में रहता है। मैं हंसा। आज रात हिसाब बराबर करेंगे। उसके घर की खिड़कियां बंद थीं, बस एक छोटी खिड़की खुली थी। मैं बर्फ पर खड़ा होकर अंदर की आवाजें सुनने लगा। शाओपिंग, थोड़ा और कोशिश करो, तुम्हारे बिना ठंड से मर जाएंगे। झाओ देकाई की आवाज आई। चुप रहो, इस तापमान को बनाए रखना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है खाना कहाँ है? यान शाओपिंग गुस्से में बोला। ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी इस ताकत से हम आगे बहुत आराम से रहेंगे, झाओ देकाई बोला। मैं हवा में बर्फ पर खड़ा रहा। अंदर झगड़ा बढ़ता गया। यान शाओपिंग उसे बेकार और निकम्मा कहने लगा। झाओ देकाई पहले जवाब देता रहा, फिर चुप हो गया। अचानक अंदर से जोर की आवाज आई, फिर दर्द भरी चीखें। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे क्यों धक्का दिया? दूर हटो, ठंड से मर रहा हूँ, तुमसे कुछ काम नहीं होता। मैं मुस्कुराया। अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई। यही मौका था। मैंने जोर से खिड़की तोड़ी और अंदर कूद गया। कमरे का हाल साफ दिख रहा था। एक बुझती हुई आग, दोनों लोग कंबल में सिमटे बैठे थे, चेहरे सफेद। उन्होंने मुझे देखा और घबरा गए। तुम लिन मो? अरे लिन भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। झाओ देकाई ने खुद को संभालते हुए कहा। इसकी ताकत में दिक्कत आ गई है, मदद करो। मैं हंसा। मदद चाहिए? ठीक है। अगले ही पल मैंने हाथ उठाया और बर्फ का शूल उसके पैर में घोंप दिया। आह! वह चिल्लाया और गिर पड़ा। तुम क्या कर रहे हो? मैं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। अब भी नाटक कर रहे हो? मैं पूछता हूँ, यान शाओपिंग यहाँ क्या कर रहा है? झाओ देकाई पीछे घिसटता गया। तुम पागल हो गए हो? यान शाओपिंग चिल्लाया। मैं रुका, उन्हें ऊपर से देखते हुए बोला, मैं सिर्फ पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें धोखा भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, यकीन है या नहीं? यान शाओपिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने डरते हुए अपने हाथ की तरफ देखा। उसे याद आया कि वह हीट सिस्टम वाला है। तभी झाओ देकाई अचानक उठकर कहीं से एक फल काटने वाला चाकू निकाल लाया और पागलों की तरह मेरी ओर झपटा। मर जा! मैंने कोई हरकत नहीं की। उसके हाथ का चाकू तुरंत बर्फ की परत से ढक गया और बर्फ के नुकीले कांटे उल्टा फैलकर उसकी हथेली में घुस गए। आह! उसकी दर्द भरी चीख गूंज उठी। मैं ठंडे स्वर में बोला, जल्दी मत करो, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरे साथ घर चलो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैंने उंगली हल्के से हिलाई। हवा में दो बर्फ की जंजीरें बन गईं और सीधे दोनों की गर्दन में लिपट गईं। दोनों को कैदी बनाकर मैं बर्फ पर चलता हुआ बाढ़ और ओलों के बीच आगे बढ़ा। वे दोनों छटपटाते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं सके। जब हम 16वीं मंजिल पर घर पहुंचे, मैंने दरवाजा खटखटाया। पापा, आप हैं? अंदर से लिन शाओयांग की सतर्क आवाज आई। दरवाजा खोलो। दरवाजा थोड़ा खुला। उसने मुझे देखा, फिर मेरे पीछे बंधे दोनों लोगों को। उसकी आंखें फैल गईं। माँ, जाओ अंकल। मैंने दोनों को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। यान शाओपिंग ने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। यांग यांग, जल्दी इसको खोलो। लेकिन उसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि लिन शाओयांग हिली तक नहीं, वह बस खड़ी रही। उसकी आंखों में उलझन थी। मैंने आराम से अपना भीगा हुआ कोट उतारा। हवा की नमी खुद ब खुद अलग हो गई और कपड़े तुरंत सूख गए। यह देखकर तीनों की सांसें थम गईं। मैं कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? अब चुप क्यों हो गए? तुम लोग तो परिवार हो ना, खुशहाल परिवार। झाओ देकाई धीरे धीरे दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। मैंने बिना मुड़े कहा, हिलना मत। मैंने हाथ उठाया और दरवाजे के पास की जमीन तुरंत चिकनी बर्फ में बदल गई। उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। यान शाओपिंग आखिरकार फट पड़ा। लिन मो, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये दुनिया खत्म हो रही है, हमें मिलकर रहना चाहिए। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मिलकर रहना? पिछले जन्म में भी मैंने यही सोचा था। और क्या हुआ? तुम और ये निकम्मा मिलकर मुझे बेहोश कर दिए और ये छोटा कमीना मुझ पर थूक रहा था, कह रहा था मैं इसके बाप के लायक नहीं हूँ। लिन शाओयांग का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन इतना समझ गई कि यह अच्छा नहीं है। उसने तुरंत नजरें झुका ली। नहीं यांग यांग, ऐसा नहीं। यान शाओपिंग घबराकर कुछ बोलने लगा। मैं खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया और बाहर की उफनती बाढ़ को देखने लगा। बस तुम लोगों ने साथ रहने का फैसला किया है तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। मैं मुड़ा और ठंडे स्वर में कहा, लेकिन आज से यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी।